So, hello everyone, I'm Nishan from the iScale, and today is a day number 13 in the 30 days of machine learning. So, just give me a few minutes. I'm just set up all file. So, we will start our today class. So, just give me a few seconds. I'm set up all file. सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी डे नंबर 13 की क्लास, हमारे मशीन लर्निंग की। आज की क्लास में मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये अपडेट कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको github.com/दी iScale के नाम से हमारे गिटहब में एक रिपोजिटरी मिल जाएगी, जिसमें 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का यहाँ पर एक फोल्डर कह लें या रिपोजिटरी कह लें। इस पे आपको यहाँ पर सारे के सारे हमारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। जो भी हम लोग डे वाइज यहाँ पर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, उसका यहाँ पर मैं डे वाइज हमारी जो टीम है, यहाँ पर सारे के सारे जो सिलेबस हैं और जितने भी टॉपिक्स हमारे अपडेट होते जाते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आप डे नंबर 0 यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा है। आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं कि कौन कौन से डे में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 12 तक के सारे के सारे यहाँ पर आपको डेटा सेट, सारे के सारे आपको यहाँ पे डेटा सेट जो है, जो भी मैं आपको हर क्लास में डेटा सेट प्रोवाइड करता हूँ, वो आपको यहाँ पर गिटहब के अंदर मिल जाएगा। सेकंड चीज, आप लोग के बहुत सारे पहले कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको अभी हमारी टीम ने सॉल्व कर दिया है। वो है सबसे बड़ा द iScale.com के नाम से। हम लोग जो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों के लिए एक नई वेबसाइट प्रोवाइड की जा रही है द iScale के नाम से। आपको जाकर हमारा जो ऊपर यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, यहां पर आपको लिख लेना है जाके द iScale, ठीक है, आपको .com। आप जब ये लिखेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपको और कई सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहला एडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है? सबसे पहला एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि आप हमारे जो अभी यूट्यूब में वीडियो देखते थे और उसके बाद आपको नोट्स के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आना पड़ता था, अब ये एप्लीकेशन के साथ साथ आपको हमारी नई वेबसाइट में भी आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आपको ये 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, जो भी हम लोग 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, इसके पूरे के पूरे कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कहां पर? फ्री डेटा साइंस के कोर्स में, ठीक है। आप फ्री डेटा साइंस के कोर्स में जाइए। सबसे पहले तो आप लॉगिन रजिस्टर करिए। लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के नोट्स के लिए आपको फ्री डेटा साइंस के कोर्स में एनरोल कर लेना है। आपको एनरोल के बिना यहां पर प्लेलिस्ट नहीं शो होगी। एनरोल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां पे जाके फ्री जो है उस पे कोर्स पे जाने के बाद बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप फ्री में उस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। आपके लिए कोई फीस जो है वहां पे नहीं लगेगी हमारे फ्री डेटा साइंस के कोर्स के अंदर। अब फ्री डेटा साइंस के कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने डे वाइज, जैसे डे 1 से लेके डे नंबर 12, 13, जो भी आज हम लोग जैसे डे नंबर 13 पढ़ेंगे, उस वीडियो के साथ साथ मैंने वहां पर आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। कौन सा नोट्स प्रोवाइड कर दिया है? ये जो हम लोग नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, ये जो आपको जो नोट्स में प्रोवाइड करता हूं, ये आपको कहां पर मिलेगा? हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको हमारे वेबसाइट में मिलेगा। इस नोट्स के एक्सेस के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेबसाइट को यूज करें, जाकर आप हमारे जो है फ्री डेटा साइंस के कोर्स में एनरोल हो जाएं। और यदि आपको 30 डेज ऑफ पाइथन पढ़ना है तो आप डेटा एनालिटिक्स के फ्री कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। उससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा ये मिलेगा आपको कि आपके जो आपको YouTube में नहीं मिल पाता है, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा आपको कि उसमें आपको एक डाउट असिस्टेंस का ग्रुप मिल जाएगा। डाउट असिस्टेंस के ग्रुप में जो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछते हैं, जहां पर हम लोग कई
लेवल तक जाकर आपको उसके सॉल्यूशन दे पाते हैं, लेकिन वहां पर आपको हमारे डाउट असिस्टेंस टीचर भी आपके डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। आपको वहां पर पहले से प्री रिकॉर्डेड कई वीडियो मिल जाएंगे जो एआई बेस्ड होंगे, जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे जो हम लोग जिस रिलेटेड टॉपिक से पढ़ रहे हैं। तो काफी अच्छा आपका यूजर एक्सपीरियंस होगा। धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि आपका यूजर एक्सपीरियंस और अच्छे तरीके से होते जाए। दैट्स वाई आप लोग के सजेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग को डेटा सेट के लिए कहां पे जाना है? डेटा सेट के लिए आपको गिटहब में जाना है। कई सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वेबसाइट को और एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग भी पढ़ पाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आप लोग को डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 12 तक के सारे डेटा सेट गिटहब में प्रोवाइड कर दिए। आप लोग डेटा सेट को डाउनलोड करिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को देखते जाइए और कंप्लीट अपना जो है जुपिटर नोटबुक में कोड लिखकर प्रैक्टिस करिए, हमारे क्लास को कंटिन्यू करिए। और जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वेबसाइट का एक्सेस ले पाएंगे, वो लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है मैंने। वो नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डे नंबर 13 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं जिन्होंने क्लियर लिख दिया है। हमारी इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी को यहाँ पर हमने चेक कर लिया है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो डे नंबर 13 पे होने वाली है। और आज हम लोग फीचर इंजीनियरिंग, जैसे कि हम लोग पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जो भी टॉपिक देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फीचर इंजीनियरिंग में हम लोग मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। हम लोग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का सेक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर लास्ट क्लास से हम लोग 2 से 3 क्लासेस से हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समझ लिया है प्रीवियस क्लास को देखते हुए कि रिमूव डेटा, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए। रिमूव डेटा हम लोगों ने देखा। फिर इंप्यूट वैल्यू, मतलब कि या तो हम लोग डेटा में से जो मिसिंग वैल्यू उसको रिमूव कर देंगे या हम लोग फिल कर देंगे, ये हम लोग समझ चुके हैं इंप्यूट वैल्यू में। और लास्ट क्लास में हम लोग यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में न्यूमेरिकल डेटा के लिए और कैटेगरिकल डेटा के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड देख चुके हैं। पहला हमने देख चुका है मीन मीडियन न्यूमेरिकल डेटा के लिए, आर्बिट्ररी वैल्यू और एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लास्ट हमारे जो प्रीवियस डे है उसमें। और जो लास्ट हमारी क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने कैटेगरिकल डेटा में मोड और मिसिंग वैल्यू को भी यहां पर देख चुका है। लेकिन आज भी हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ चीजें आप लोग को मुझे और बताना है जो आज मैं डे नंबर 13, जो आज हमारी डे नंबर 13 की क्लास है उसमें मैं आज आपको और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। वो टेक्निक क्या होगी जो आज हम लोग देखने वाले हैं? हमने यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में 2 चीजें देख चुकी है न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगरिकल डेटा के लिए। क्या? मोड मीडियन देख चुका है, आर्बिट्ररी वैल्यू और एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख चुका है। और डे नंबर 12 में जो लास्ट हमारी क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने मोड और मिसिंग वैल्यू देख चुका है। आज हम लोग पूरा की पूरा टाइम देंगे डे नंबर 13 में। आज की जो क्लास है उसमें वो है रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन पे। अब ये चीज हम लोग क्यों यहां पर ऐड कर रहे हैं यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में? आज की क्लास हम लोग पूरा डेडिकेटेड देने वाले रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन पे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको मिसिंग इंडिकेटर और ऑटोमेटिक सेलेक्ट वैल्यू की टेक्निक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें केएनएन और इंटीग्रेटिव इंप्यूटर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास और इसके बाद वाली जो और भी अपकमिंग 1 से 2 क्लास है उसमें हम लोग ये और टाइम देंगे। बिकॉज सबसे जरूरी बात क्या है कि यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में मैं जो टेक्निक बताने वाला हूं रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन, ये जरूरी है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। जब हम लोग मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि फीचर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फीचर इंजीनियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आप मिसिंग वैल्यू डेटा को, मिसिंग डेटा की वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पर डेवलप करने से पहले। तो आप लोग को यहाँ पे हमारी आज की क्लास का एजेंडा समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में ही एक और नई टेक्निक जो है हमारी रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन। और इस डायग्राम से आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। क्लियर हुआ आपको? तो आज की क्लास में हम लोग क्या होता है रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को मैं आप लोग के लिए रीड करता हूं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन की टेक्निक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे और इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेज है।
जिसको हम लोग आज की पूरी इस कंप्लीट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप मेरे स्क्रीन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, रैंडम सैम्पलिंग इम्प्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रैंडम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पूल ऑफ अवेलेबल वैल्यू इन द वेरिएबल। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, एक बार मैं फिर से ये लाइन को पढ़ता हूं, यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंडम सैम्पलिंग इम्प्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रैंडम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पूल ऑफ अवेलेबल वैल्यू इन द वेरिएबल। ठीक है, अभी मैं थोड़ा देर में समझाता हूं, एक बार बस हम लोग इस डेफिनेशन को रीड कर रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग इम्प्यूट preserves the original distribution which differs from the other imputation technique we have discussed in the chapter and is suitable for numerical and categorical variables alike। ठीक है, मैं इसको ना एक काम करता हूं, ये बहुत क्रिटिकल टाइप का आपको लगेगा, मैं थोड़ा सा पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूं, फिर हम लोग इसको रीड करते हैं। जस्ट ए मिनट। सॉरी, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले समझाता हूं कि रैंडम सैम्पलिंग इम्प्यूटेशन क्या होता है। ये है मान लीजिए मेरा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ये है मेरा मान लीजिए न्यूमेरिकल डेटा का कॉलम। बोलने का मतलब कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल की बात हो रही है, ये न्यूमेरिक डेटा का है। ये मान लीजिए मेरा एक कॉलम है जो है मेरा कैटेगरिकल डेटा का। ठीक है, ये जो मेरा कॉलम है या मेरा वेरिएबल हम लोग बोलेंगे, ये है मेरा कैटेगरिकल डेटा का। इन दोनों डेटा में हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले ये देखा था कि यदि कोई वैल्यू यहां पर मिसिंग है, कोई वैल्यू यहां पर मिसिंग है, मैं एक बार पहले यहां पर कुछ वैल्यू डाल लेता हूं। ये है मान लीजिए एज। ठीक है, एज यहां पर है 15 साल, यही चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे 18 साल। फिर है यहां पर एनए और यहां पर है 22 ईयर्स। मान के चलिए इस तरीके का मेरा एक न्यूमेरिकल डेटा बना हुआ है। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा में मान लीजिए मेरा जेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें मेल होगा, फीमेल होगा या अदर होगा। ठीक है, या फिर कहीं पे एनए होगा। अब क्या होगा कि आपके पास पहला एक सिचुएशन था, पहला क्या सिचुएशन था आपके पास कि आप या तो रिमूव कर देंगे पूरा डेटा को। सेकंड था आपके पास सिचुएशन कि आपके पास यहां पर मीन मीडियन के थ्रू आप किसी वैल्यू को डाल देंगे। तीसरा था कि आप फ्रीक्वेंटली कोई भी एक डेटा में से एक वैल्यू को निकालेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बताया है। जैसे इसमें से 15, 18, 22 है एज जो है, जिसमें से यदि सबसे ज्यादा क्या है 22 एज वाले हैं, तो आप क्या करोगे, जो एनए वाली डेट वैल्यू है उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दोगे। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि सर क्या रैंडम 15, 18, 22 कोई भी मेरी जो एज है उसमें से कोई भी एक वैल्यू, रैंडम जो वैल्यू है उसको मैं क्या उस पूल में से, जो मेरा ये डेटा का पूल बना हुआ है उसमें से एनए को क्या रिप्लेस कर दूंगा, और उसका एडवांटेज क्या है, ये चीज हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए, मैं आपको एक बार यहाँ पे इस डेफिनेशन को रीड करके बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, रैंडम सैम्पलिंग इम्प्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रैंडम ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा नंबर है 15, 18, एज जो है 21, फिर एनए हो गया, फिर 22, फिर 15, फिर 18, इस तरीके से मान लो कोई कॉलम है, उसमें जो मेरी एनए वैल्यू है उसको मैं किसी भी रैंडम वैल्यू से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सट्रैक्टिंग रैंडम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पूल ऑफ अवेलेबल वैल्यू इन द वेरिएबल। आप इस पे ध्यान दीजिए, पूल ऑफ अवेलेबल वैल्यूज लिखा हुआ है। रैंडम कहने का मतलब मैं यहां पर ना एनए की जगह ये नहीं डाल सकता, 16 नहीं डाल सकता, मैं यहाँ पे 12 नहीं डाल सकता, मैं यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकता, 13 नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं वही वैल्यू डालूंगा इस एनए में, मैं इस एनए में वही वैल्यू डालूंगा जो मेरे पूल में अवेलेबल है। पूल ऑफ अवेलेबल वैल्यू, ये जो आपको दिख रहा है पूल ऑफ अवेलेबल वैल्यू, कहने का मतलब मैं केवल 15 डालूंगा, 18 डालूंगा, 21 डालूंगा या 22 डालूंगा। रैंडम जरूर डाल सकता हूं, लेकिन इस वेरिएबल में वो वैल्यू होनी चाहिए। 15, 18, 21, 22, 15, 18 ये जो है वापस से रिपीट हो रही है वैल्यू, मान लो उसमें से वो वैल्यू होनी चाहिए। या तो 15, 15, 15 पूरा रिप्लेस हो जाएगा एनए में, या 18, 21 इस तरीके से रैंडम वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ये क्यों कब काम आता है, क्योंकि जब मैं इस तरीके का डेटा के साथ काम करता हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं ये कब काम आता है।
मैं इस तरीके के डेटा के साथ मान लो कभी काम करता हूं, ठीक है। ये जब हम लोग मॉडल्स बनाएंगे ना मशीन लर्निंग का तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है, ये बिफोर वाला डेटा सेट है जो मेरा इंप्यूट नहीं हुआ है, जिसमें मैंने कोई रैंडम वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है। एनए वाला डेटा सेट है। जब मैं ना इस पर कोई रैंडम वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, ये वही 15, 18, 21 में से वो जो वैल्यू है मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसी वैल्यू से कोई रैंडम वैल्यू को मेरा डेटा सेट क्या है रिप्लेस करेगा, नया डेटा सेट इंप्यूट करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा, मेरा जो नया डेटा सेट बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा, लगभग इसके समांतर, मतलब इसके जस्ट पैरेलली बनेगा, या हो सकता है इतना परफेक्ट बने कि ओवरलैप हो जाए। इससे क्या फायदा होता है कि जो मेरा मशीन लर्निंग का जो ट्रेनिंग मॉडल है ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मेरा मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी निकलती, बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता है। अभी ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वही चीज अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझेंगे। पूरा प्रैक्टिकल यहां पर कोड के थ्रू यही काम मैं आपको करके बताऊंगा, एक बार न्यूमेरिकल डेटा के साथ और एक बार कैटेगरिकल डेटा के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब यहां पे बात ये आती है इस डेफिनेशन में आगे और चीज क्या लिखी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन समझना, मिसिंग रैंडम वैल्यू इंप्यूटेशन क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत आसान है, जो मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल के थ्रू भी करके आपको देखना है, कोड लिख के भी देखना है आपके मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर में अभी हम लोग करेंगे। आगे लिखा हुआ है which differ from to the original imputation techniques we have discussed in the chapter in the suitable for the numerical and categorical variable। ये बहुत जरूरी चीज है। अभी तक हमने बात क्या की थी, हमने बात की थी कि क्या ये न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा के लिए, अभी देखिए आप यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहले यहां पर हम लोग न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा दोनों के लिए काम कर रहे थे। न्यूमेरिकल के लिए मैंने टेक्निक बताई थी, मीन, मीडियन, आर्बिट्ररी वैल्यू और ऑफ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। आपको कैटेगरिकल के लिए मैंने बताया था मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वाला जो लास्ट टॉपिक हमारा था, मिसिंग वैल्यू मैंने बताया था। अब ये जो है ना रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन, इसकी खासियत ये है कि दोनों के लिए काम आती है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए और कैटेगरिकल डेटा के लिए। लेकिन ये किस तरीके का इंप्यूटेशन है, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में एक नई चीज बता रहा हूं, रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन। इसकी खासियत ये है कि ये न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल दोनों डेटा के लिए काम आता है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है आपके डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, वही चीज कैटेगरिकल डेटा के लिए भी करके देखेंगे। अब आप देखिए कैटेगरिकल डेटा में जो भी अभी मैं आपको बता रहा था, कैटेगरिकल डेटा में मान लीजिए जेंडर का वेरिएबल है, ठीक है, तो उसमें आपको पता है मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा। लेकिन इस पूरे वेरिएबल में कहीं पे भी अदर का ऑप्शन नहीं है, या फिर मेल या फीमेल ही है आपका। जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया हुआ है, ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट करोगे या तो मेल करोगे, फीमेल करोगे या अदर करोगे, लेकिन आपने अदर का सेक्शन ही नहीं बनाया है, केवल जेंडर में मेल और फीमेल बनाया हुआ है। तो इस डेटा में केवल मेल वैल्यू होगी, फीमेल वैल्यू होगी, मेल वैल्यू होगी, फीमेल वैल्यू होगी। तो रैंडम वैल्यू जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अदर से कर देंगे। वो जो डेटा है मशीन लर्निंग में जहां पे भी एनए है वहां पे या तो वो मेल से रिप्लेस होगा या वो फीमेल से रिप्लेस होगा रैंडमली। वही यहां पे न्यूमेरिकल डेटा में भी होगा, वो रैंडमली 15, 18, 21 और 22 जो लिखा हुआ है, जो आपके डेटा में वेरिएबल है पहले से, उसी पूल में से रिजर्व होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, यही चीज डेफिनेशन में लिखा हुआ था, डेफिनेशन में यही चीज मैंने आपको समझाया है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था, ये जो है ना कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल दोनों वेरिएबल पे ये टेक्निक काम करती है। कौन सी, हमारी रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन की टेक्निक। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अभी हम लोग जो कोडिंग है उसके थ्रू भी यहां पर करके देखेंगे। तो एक बार मैं यहां पर एक बार डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप लोग को बता देता हूं, फिर हम लोग कोडिंग आज की क्लास की जो है उसको हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कमेंट आया है कि क्या आप लोग को मेरा वीडियो जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या मुझे सर्कल वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है या मुझे पूरा कंप्लीट स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी आप लोगों को क्लियर है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी जो मैं लिख रहा हूं आपको और मेरा जो वीडियो आ रहा होगा यहाँ पे सर्कल में, क्या वो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है ना। देखो यदि कुछ वीडियो या साउंड में कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बीच बीच में बता दो, जिससे कि मुझे पता चलते रहे, ठीक है। अभी हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे। इसका एडवांटेज क्या है,
और कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिसको अभी मैं ना आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके बताऊंगा। पढ़ लेते हैं हम लोग। यूज पांडा एंड इम्प्लीमेंटेशन इज इजी। ये जो है ना रैंडम वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन, ये ना साइकिट लर्न पे नहीं की जाती है, ठीक है, ये पांडा के अंदर किया जाता है, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इजी होता है। पहला यहाँ पे ये एडवांटेज था, ठीक है। साइकिट लर्न इस पे यूज नहीं की जाती। इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या रैंडम वैल्यू सेलेक्ट के बारे में आप जानते हैं? आप बोलेंगे यस मैं जानता हूं। क्या होता है आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल में से, उसको पूल में से, उस वेरिएबल के पूल में से कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर उपयोग कर ली जाती है। क्या मेरा वीडियो क्लियर है? मुझे एक बार बता दें। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो ऑडियो में कोई क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इस पे मैं ये बता रहा था आपको कि आप सबसे पहले इंटरव्यू में ये बता सकते हो कि रैंडम वैल्यू सेलेक्ट वैल्यू जो है, इसको आप इसके बारे में आप जान गए हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज होता है या न्यूमेरिकल डेटा के लिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताना है कि दोनों के लिए यूज होता है। इसका एडवांटेज पॉइंट ये है। दूसरा बात, इसमें क्या साइकिट लर्न यूज किया जा सकता है क्या? तो नहीं, इसमें केवल पांडा लाइब्रेरी का इंप्लीमेंटेशन होता है, बिकॉज साइकिट लर्न में ये जो है ये जो टेक्निक है वो यूज नहीं होती है, ठीक है। जो लोग भी पाइथन में साइकिट लर्न पढ़ लिए होंगे उनको ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें यह है कि ये ना अच्छा होता है लीनियर मॉडल्स के लिए। जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, लीनियर मॉडल की बात करते हैं, लीनियर एल्गोरिथम बनाते हैं, तो ये यहाँ पर अच्छा होता है। ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है कहां पर? एक हमारे ट्री बेस्ड एल्गोरिथम टेक्निक पे। तो ये कभी भी आपके लीनियर मॉडल के लिए फायदेमंद होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन इजी होता है, पांडा लाइब्रेरी में किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि साइकिट लर्न में यूज नहीं किया जा सकता, और ट्री बेस्ड एल्गोरिथम जो हम लोग बनाते हैं उस पे ये जो टेक्निक है वो काम नहीं आती है। ट्री बेस्ड एल्गोरिथम हम लोग आगे चल के बनाएंगे, ठीक है। दूसरा बात ये है, इसमें एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि कॉम्प्लिकेटेड है इसका डिप्लॉयमेंट। क्योंकि कभी भी आप किसी मशीन लर्निंग मॉडल को बनाओगे तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट चल रही है या फिर कोई आपकी प्रिडिक्शन वेबसाइट चल रही है, जिसमें मान लीजिए ट्रैवल की वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर आप यहां पर एक इनपुट वैल्यू दोगे कि मुझे इस डिस्टेंस से ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस से आप ट्रैवल करना है, तो मुझे यहां पर एक प्रिडिक्टेड वैल्यू बताना पड़ेगा। आपका टिकट का फेयर XYZ यहां पर अमाउंट होगा, XYZ अमाउंट होगा, ठीक है। यदि पहला यूजर आया यहां पर ए से बी डेस्टिनेशन डाला, तो वो आपके इस कंप्लीट मॉडल में से एक प्रिडिक्टिव प्राइस निकाल के देगा कि आपको इतने प्राइस रुपीस पड़ेगा। लेकिन जब दूसरा यूजर आया और वो सेम अमाउंट डाला, ए डाला और बी डाला, ठीक है, तो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में वापस से जाएगा, उसमें से नया वैल्यू निकाल के देगा, और यहां पर रैंडम वैल्यू यदि आ गई कुछ और, तो आपका पूरा की पूरा ये जो प्लान है, आपका जो बिजनेस मॉडल है, वो पूरा की पूरा यहां पर फेल हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, कभी भी हमारा एक जो डेटा सेट बनता है, उसमें लाइव में जब डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं तो वो वापस से जाता है कहां पे? एक अपने मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग डेटा सेट पे, ठीक है, मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग डेटा सेट पे जाता है। यही बात हो रही है, ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट पे जाता है और वापस से उस डेटा में जाता है, और उस डेटा के थ्रू जब वो वैल्यू को वहां पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयमेंट साइकिल होती है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। हमारी जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर टफ हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर रैंडम वैल्यू सेलेक्ट मॉडल को यूज नहीं किया जाता है इस तरह के केसेस में, ठीक है। ये दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। एक और यहाँ पर एक एडवांटेज है कि ये बहुत वेल सूटेड है लीनियर एल्गोरिथम के लिए। जब भी हम लोग यहाँ पे लीनियर मॉडल्स बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करता है लीनियर मॉडल में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, बता देता हूं एक बार और। यहां पर जैसे कि मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है। इस ओरिजिनल डेटा सेट में यदि मैं कोई वैल्यू को रिप्लेस करता हूं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, ये बिल्कुल उसी तरीके का आपको यहां पर डेटा सेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कहां पर? लीनियर एल्गोरिथम्स पे। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट होता है। दैट्स वाई मशीन लर्निंग में कुछ जगह में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जो आपका लीनियर मॉडल है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम में इसको बिल्कुल ज्यादा जो है यूज नहीं किया जाता है।
अब जो भी चीज मैंने आपको बताया है इसको हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और यहां पर हम लोग जो हमारा कोडिंग पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए दो ट्रेनिंग सेट डेटा सेट यूज करूंगा, एक टाइटैनिक का डेटा सेट यूज करूंगा न्यूमेरिकल डेटा के लिए, और मैं हाउस प्राइस का डेटा सेट यूज करूंगा कैटेगरिकल डेटा के लिए। और ये दोनों डेटा सेट को हम लोग पहले भी यूज किए हैं हमारे प्रीवियस डे की क्लासेस में। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल डेटा के लिए टाइटैनिक का डेटा सेट यूज करेंगे और हमारे कैटेगरिकल डेटा के लिए हमारे हाउस प्राइस का जो डेटा सेट है उसको यूज करेंगे। दोनों डेटा सेट मैं गिटहब में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस लेके जुपिटर नोटबुक में आज की क्लास की कोडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग यहां पर कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे हमारे रैंडम सैंपलिंग इम्पुटेशन में, किसकी, हमारी न्यूमेरिकल डेटा के लिए। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल डेटा के लिए देखेंगे, फिर हम लोग नया जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे, फिर हम लोग कैटेगरिकल डेटा के लिए देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जाकर हमारी आज की जो जुपिटर नोटबुक की जो फाइल है उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आज है हमारा डे नंबर 13, यहां पर हम लोग जाके अपना फोल्डर बना लेते हैं डे नंबर 13 का, और आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग को भी यही काम करना है, इसी तरीके से अपनी फाइल्स को ओपन करके यहां पर देखिए मैंने हाउस 10 जो हमारे हाउस का जो ट्रेनिंग डेटा है, जो हाउस प्राइस का ट्रेनिंग डेटा है कैटेगरिकल वैल्यू के लिए, और ये जो ट्रेन डेटा है जो हमारा टाइटैनिक का डेटा है, इन दोनों को मैंने यहां पर जो है अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर ओपन कर लिया है। और आज की जो हमारी जुपिटर नोटबुक की जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। तो आपको प्रीवियस क्लासेस आप लोग देख रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको शायद जुपिटर नोटबुक में नहीं आएगी, आप मेरे साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हमारी फाइल का नाम डे नंबर 13, और डे नंबर 13 में हम लोग लिख लेते हैं मशीन लर्निंग का पहला नंबर का फाइल है ये। हम लोग ये कर रहे हैं किसके लिए, हमारे न्यूमेरिकल डेटा के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइटैनिक वाला, ये इसका नाम भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि क्लास के बाद आप लोग के बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये फाइल में आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको गिटहब में मिल जाएगी। ठीक है, डे नंबर 13 के अंदर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीजें मिल जाएगी। न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम लोग देख रहे हैं टाइटैनिक वाला, न्यूमेरिकल डेटा बस रहने देते हैं, डेटा सेट का नाम नहीं डालते हैं। और एक और फाइल मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा जो इसके बाद होगा हमारा कैटेगरिकल डेटा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की जो कोडिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। डे नंबर 13 में आज हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग का, टॉपिक का नाम भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ रैंडम सैंपलिंग इम्पुटेशन पे न्यूमेरिकल डेटा। पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना होता है। हम लोग यहाँ पे फटाफट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, और लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमको क्या करना होता है, डेटा सेट इंपोर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दिया हूँ, डेटा सेट भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना तो आप लोग को अभी तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप लोग भी यहाँ पे हैबिट डालो कि आप लोग जब डेटा सेट को इंपोर्ट कर रहे हो और लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो, जितना भी आपके पास टाइम कम हो, आप लोग हैबिट जरूर डालो कि आप लोग ऊपर में हेडिंग डालो। क्योंकि देखिए हेडिंग डालने से फायदा ये होता है नोट्स बनाते रहने से कि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे कभी भी तो आपको ना वापस से उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लग देना है। ठीक है, तो जो आपने ट्रेनिंग डेटा सेट हमारा देखा हुआ है ना, जो भी मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर टाइटैनिक का है। ठीक है, टाइटैनिक का हमारा डेटा सेट है जिसमें मैं तीन वेरिएबल यूज कर रहा हूं, एज, पेयर और सर्वाइव्ड का। ठीक है, आप लोग पहले से इस डेटा सेट से फैमिलियर हो। डेटा सेट भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, tf.head हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे और इसको रन करके देख लेते हैं। ये वही डेटा सेट है जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने टाइटैनिक का यूज किया है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, न्यूमेरिक डेटा के लिए यूज कर रहा हूँ, और अभी आपको रैंडम सैंपलिंग इम्पुटेशन दिखा रहा हूँ न्यूमेरिक डेटा के लिए। इसमें मैं 3 वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, सर्वाइव, एज और पेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 काम कर लिए, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली और हमारा डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया। और डेटा सेट में से 3 ही कॉलम में यूज कर रहा हूँ। यूज कॉलम के अंदर देखिए मैंने 3 कॉलम लिखा हुआ है, एज, पेयर और सर्वाइव्ड।
कि मतलब जो हमारे पैसेंजर है उसमें से कितने लोग इसमें सरवाइव किए कि इस एज के लोग, और कितना उन्होंने टिकट का फेयर दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन तीनों वेरिएबल में, ठीक है, कितनी वैल्यू मिसिंग है। जो तीन वेरिएबल हम लोग इस डेटा सेट में यूज कर रहे हैं उसमें देखते हैं हम लोग कि कितनी वैल्यू यहां पर मिसिंग है। तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं डेटा फ्रेम को नल वैल्यू के साथ, और उसको मीन के साथ जो है यूज करके आपको बता देता हूं कितना परसेंटेज है। तो देखिए यहां पर जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं, इस वेरिएबल में सर्वाइव जो है हमारे, उसमें बिल्कुल भी नल वैल्यू नहीं है। नल जो है, नल वैल्यू एन जो है आपका 0 है। लेकिन जो एज है, ठीक है, फेयर में भी नहीं है, एज में लगभग 19.8 जो है नल वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये जो एज होगी हमारी, ये जो एज है, ठीक है, क्या है यहां पर एज 22, 38, 26, 35, 35। ठीक है, यही एज की मैं बात कर रहा था अभी आपको एग्जांपल में, न्यूमेरिक डेटा में, न्यूमेरिक डेटा में एज की बात कर रहा था 22, 38, 26, 35 एंड 35। अब इस एज को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक रैंडम वैल्यू से। और वो रैंडम वैल्यू कौन सी होगी, इस वेरिएबल में जो एज है 22 हो सकती है, 38 हो सकती है, 26 हो सकती है, रैंडमली किसी भी वैल्यू से वो रिप्लेस होगा। यही काम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने देख लिया अभी कि एज के अंदर 19% के आसपास मेरा जो है यहाँ पर मिसिंग नल वैल्यू है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर क्रिएट करता हूं एक एक्स और वाई को, ठीक है, जिसमें मैं एक बार सर्वाइव लोगों को रखूंगा। सर्वाइव वो लोग जो लोग इसमें इस हादसे में, टाइटैनिक का जो हादसा हुआ था उसमें से बच पाए हैं, और अनसर्वाइव वो लोग जो लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए, जिसका उस हादसे में जो है यहाँ पर डेथ हो गया है। तो मैं उस कॉलम को यहाँ पर एक्स और वाई में करूंगा, जिससे कि मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट टेन जो एक्स 10 वाई 10 मैं यूज करूं, यहाँ पे यूज कर सकूं। देखिए आप यहाँ पर जो सर्वाइव्ड है, यहाँ पे देखिए सर्वाइव जो लिखा हुआ है 0 है और 1 है। ठीक है, 0 मतलब वो लोग जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, 1 वो लोग जिन्होंने सर्वाइव किया। तो ये जो पूरे वेरिएबल है उसमें 0 और 1 से इसको जो है यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई के अंदर दो यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अब मैं ना अपने टेन टेस्ट स्प्लिट को अप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने किया था। और उसके बाद मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे हमको रिप्लेस करना है वैल्यू को। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाल दिया टेन टेस्ट स्प्लिट का। मैं यहां पर x10 और y10 के लिए लिख लेता हूं, और इसके बाद हम लोग एज को इंप्यूट करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है ये बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये x10 है और x टेस्ट है, y10 है, y टेस्ट है, इक्वल टू करके मैंने टेस्ट स्प्लिट के अंदर ये जो मेरा x और y था, इसको मैंने यहाँ पर रैंडम स्टेट 2 दिया हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर। इसको देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर x10 लिखकर आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने x10 को रन किया। देखिए x10 में क्या हुआ है, x10 में जो मेरी एज है, ये देखिए एज वाला जो सेक्शन है वो यहां पर आ रहा है, यहां पर फेयर वाला सेक्शन आ रहा है। ठीक है, सर्वाइव वाला जो है, जो लोग सर्वाइव नहीं हुए थे उसको मैंने यहां पर 0 कर लिया है, हटा लिया है। ठीक है, अब y इसको मैं x10 को क्या करता हूं, x टेस्ट को आपको दिखाता हूं, रन करते हैं। यहां पर भी मेरा x10 के साथ साथ मेरा x टेस्ट बन चुका है। तो मेरा 10 टेस्ट स्प्लिट यहां पर सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, अब मैं एक काम करूंगा, मैं नया कॉलम बनाऊंगा 10 और टेस्ट दोनों के लिए। और क्या बनाऊंगा ये मैं आपको दिखाता हूं, कंपेयर करके अभी मैं आपको दिखाता हूं। हमने सर्वाइव वाले को हटा दिया यहां से, एज और फेयर की बात हो रही है। ये जो एज और फेयर में ना दो कॉलम है मेरे पास। देखिए एज है, यहां पर फेयर है। मैं चाहूंगा कि यहां पर ना एक और मेरा 10 टेस्ट बने जिसमें मेरे पास एज का इंप्यूटेड वैल्यू हुआ है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं नए कॉलम 10 और टेस्ट दोनों के लिए। तो यहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं, नया एज इंप्यूटेड वाला कॉलम बना लेते हैं, और यहां पर इसको करके देख भी लेते हैं। पहले मैं आपको टेल और हेड दोनों करके दिखाता हूं। देखिए x10
एक्स टेस्ट के अंदर जो मेरा एज वाला इंप्यूटेड बना हुआ है, यहां पर एक नया कॉलम आ गया है मेरे पास। नए वाले कॉलम में आप देखिए यहां पर NaN वैल्यू है, यहां पर भी NaN वैल्यू है। मैंने क्या किया है, मैं एक बार और आपको ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक काम करता हूं, एक्स टेस्ट, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टेल के बाद मैं यहां पर हेड लिख लेता हूं और इसको रन कर लेता हूं एक बार। ठीक है, मतलब हेड मतलब टॉप ऊपर के 5 आ जाएंगे। और यहां पर मैं टेस्ट का हो गया, मैं ट्रेन का भी लिख लेता हूं। ट्रेनिंग जो डेटा है टेल का, उसको भी रन कर लेता हूं। और यहां पर एक्स ट्रेन का हेड भी लिख लेता हूं, या एक्स ट्रेन का सैंपल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सैंपल में क्या होता है कि रैंडम कोई भी फाइल यहाँ पे आ जाती है। हेड मतलब कि ऊपर की टॉप 5 बस मुझे दिखाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर हेड लिख के दिखा देता हूँ क्या चेंजेस यहाँ पे आया है। देखिए अब समझिए, मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख लिया, क्या क्या किए हम लोग स्टार्टिंग से। मुझे कुछ सेकंड्स का ब्रेक दीजिए। एक्चुअल में हमारी क्लास बहुत ज़्यादा जो है डिले चल रही थी, डे नंबर 12 के बाद डे नंबर 13 और क्लासेस। सो आज की क्लास हम शायद लेफ्ट, मतलब कि आज की क्लास स्किप करने वाले थे, बट प्रीमियर डल गया था। मुझे लग रहा था कि क्लास आज मिस करना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियर डल गया था, तो मैं यहाँ पे लाइव क्लास जो है यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। कई बार मेडिकल फिटनेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लास आज की मिस हो, क्योंकि प्रीमियर डल गया था। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मुझे बस 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। एक्चुअल में थोड़ा सा कोल्ड इशू है, तो बोलने में इशू प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे बस 2 मिनट का ब्रेक मिल जाए, हम लोग क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ आपको तब तक। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारी ये इंपोर्ट लाइब्रेरी है, हमने क्या क्या किया ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, सबसे पहले डेटा सेट को इंपोर्ट किया। इस डेटा सेट में आप यहाँ पर देखेंगे, इस डेटा सेट में हमारी जो मिसिंग वैल्यू है, उस मिसिंग वैल्यू में हमने क्या देखा, हमारा जो एज है 19% के आसपास हमारा एज वाले कॉलम है जिसमें मिसिंग वैल्यू है, ये हमने देखा। हमने एक्स और वाई को क्रिएट किया। एक्स वाई को क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने 10 टेस्ट स्प्लिट किया, और 10 टेस्ट स्प्लिट में हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक्स 10 को। ठीक है, एक्स 10 में मेरे पास 2 कॉलम है, एज है और फेयर है। मैंने एज लिया और फेयर लिया है, जिसमें देखिए NaN वैल्यू और यहाँ पर फेयर वैल्यू है। तो मैंने 10 टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पर रेडी कर लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ना 10 और टेस्ट दोनों के लिए ना एक एक यहाँ पर ना नया कॉलम बना दूं, जिसका नाम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एज इंप्यूटेड बनाऊं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, केवल और केवल अभी एक नया कॉलम बनाया है, जिससे कि मैं कंपेयर करा पाऊं दोनों कॉलम को। ये कॉलम क्यों बना रहा हूं कि ये पहले वाली वैल्यू थी, ये बाद वाली वैल्यू है, इंप्यूटेड वैल्यू है। तो मैंने अभी केवल कॉलम बनाया, रिप्लेस नहीं किया हमने। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए एक्सचेंज जो है, यहां पर मेरे पास जो वैल्यू थी एक्सचेंज की, ठीक है, उस वैल्यू में मैंने यहां पर नया कॉलम बना लिया है। एक्सचेंज एक्स टेस्ट डॉट टेल किया है। टेल मतलब कि NaN वैल्यू और NaN वैल्यू यहां पर देखिए सेम है, यहां पर 24 है, यहां भी 24 है, यहां भी 22 है, यहां भी 22 है। अभी केवल एज के अलावा यहां पर एक कॉलम बना हुआ है एज इंप्यूटेड करके, एक्सचेंज में भी और यहां पर एक्स टेस्ट में भी। मैंने टेल और हेड दोनों दिखाया है आपको। यहां पर हेड में देखिए 42 42, यहां पर 21 21, तो यहां पर एक हमने केवल और केवल अभी कॉलम बनाया है। अब यहां से हम लोग मेन काम चालू कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वैल्यू को रिप्लेस करूंगा, जो नया कॉलम बना है एज वाला ना, उसमें किससे, रैंडम वैल्यू से। यहां से मेन काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये चीज तो आप लोग यहां तक समझ ही गए होंगे अभी तक। यहां से हम लोग हेडिंग दे देते हैं और वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। वैल्यू कौन सी रिप्लेस होगी, अभी मैंने जो नया कॉलम बनाया है ना, इसमें जो एज वाला जो कॉलम है, इस एज वाले कॉलम में से कोई भी वैल्यू जो NaN वैल्यू था,
ठीक है। टेल पे देखिए, हेड पे तो ऊपर के टॉप 5 में नहीं है, दैट्स वाई मैंने टेल लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो NN वैल्यू है, यहाँ पे NN वैल्यू है, इस एज से नए वाले कॉलम में कोई भी एक रैंडम वैल्यू इंप्यूट हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो है ना इंप्यूट हो जाएगी। यही काम हम लोग अभी करने वाले हैं। रिप्लेस करेंगे हम लोग वैल्यू को एज इंप्यूटेड पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं आपको समझा भी देता हूँ क्योंकि मैं एक साथ कर रहा हूँ 10 टेस्ट के लिए और X10 के लिए, Y10 के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर X10 और X10 दोनों के लिए एज इंप्यूटेड जो वैल्यू है, इसको मैंने X10 के अंदर एज वैल्यू को डाला हुआ है इक्वल के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, सैंपल में एज में जो नल वैल्यू है उसको यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है। ये हम लोगों ने X10 Y10 जब पाइथन में पढ़ रहे थे, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने यहाँ पर इस कोड को समझ चुका है। अब मैंने वैल्यू को रिप्लेस किया है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिव्यू करता हूं अपने जो सैंपल रैंडम जनरेटेड वैल्यू है उसमें क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हमने अभी जो है इसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस कर लिया है। अब हम लोग इसको रिव्यू करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ X10 पे एक वैल्यू पे क्या चेंज हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर X10 पे जाता हूँ और यहाँ पर ये जो सैंपल है, इस सैंपल के अंदर केवल 1 लिखता हूं। ठीक है, ये जो आपका सैंपल बना हुआ है ना, इस सैंपल के अंदर मैंने X10 एज इज नल सम वैल्यू करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर ब्रैकेट में मैं केवल एक करता हूं, एक अरे में एक वेरिएबल में क्या चेंजेस हुआ है ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए एक अरे मेरे को दिखा रहा है 65 एक है यहाँ पर और डॉट करके यहाँ पे शो हो रहा है। अब यही चीज ना एक काम करते हैं हम लोग, सबके साथ देखते हैं, पूरे आपका 10 का जो एज है उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सम करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सम वैल्यू मुझे कितनी बताएगी, 1 शायद 148 है। ये एक के लिए अभी हम लोगों ने देखा, 148 के लिए अभी हम लोग करके देखते हैं उस वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस हुआ है नल वैल्यू के अंदर। ठीक है, वो हमको उतना दिखाना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये जो कोड इतना बड़ा सा दिखता है ना, इतना बड़ा क्यों दिखता है आप लोग को, ये जो X10 एज ड्रॉप यहाँ पे सैंपल के अंदर जो 1 लिखा हुआ था ना, उसमें ये जो 148 है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है इस कोडिंग लाइन पे। ध्यान से देखेंगे, X10 एज ड्रॉप सैंपल लिखा हुआ है, इस सैंपल का जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने केवल ये वैल्यू को डाल दिया है, X10 एज इज नल डॉट सम, इसको मैंने उठा के यहां पर डाल दिया, डॉट वैल्यू लिख दिया। मतलब जो एक के लिए काम कर रहे थे ना, ये 148 के लिए काम करेंगे, इस एक को रिप्लेस कर देंगे हम लोग इससे, और यही कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और कोई बड़ा चीज नहीं है ये। ठीक है, इसको हम लोग रिव्यू करते हैं, देखिएगा क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास पूरा एक अरे बन गया है 148 के लिए, जहां पर एक रैंडम वैल्यू जो है मेरी रिप्लेस हो गई है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो मैं इसको मल्टीपल टाइम रन करके दिखाता हूं रैंडम वैल्यू कैसे बन रही है। 148 उस वेरिएबल के अंदर एज इंप्यूटेड के अंदर वैल्यू थी NA, नल वैल्यू थी। ये जो नल वैल्यू है, थोड़ा मुझे धीरे बोलना पड़ेगा आज की क्लास में, जो हमारी नल वैल्यू है, उस नल वैल्यू में जो अरे है वो 148 टाइम यहां पर मेरा रिप्लेस हो गया है। देखिए मैं इसको वापस से रन करके दिखाता हूं। वापस से रन करने पे देखिए 22, 36, 56, 62 इस तरीके का अरे दिखा रहा है। वापस से रन करते हैं, देखिए वापस से यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं, माइनर चेंजेस हो रहे हैं लेकिन चेंजेस होते जा रहे हैं। ओहो, ये नया वाला मेरा रन हो जा रहा है, माफ करिए, नीचे रन हो रहा था। इस कोड को रन करना है मेरे को बार बार। देखिए मैं बार बार रन करके दिखाता हूं। एक बार मैंने रन किया 29, 4, 40, 33, ठीक है, वापस से रन करता हूं मैं इसको। देखिए यहां पे जाके फिर से रन करता हूं, वापस से 35, 62, 28। मतलब क्या हो रहा है, जो मेरी नल वैल्यू है NA वैल्यू से बार बार रैंडम वैल्यू रिप्लेस होते जा रही है। लेकिन कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो रही है, जो उस वेरिएबल में पहले से उस पूल के अंदर है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। अभी तो आपको केवल यहाँ पे दिखा है, ठीक है, X10 भी दिखा देता हूं आपको मैं, अभी ग्राफ के थ्रू बताऊंगा तो और चीजें क्लियर होगी आपको। इस X10 को मैं रन करके दिखाता हूं आपको, ये जो वैल्यू है कैसे चेंजेस हो रही है। ठीक है, यहां पर आपके जो कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में आपकी इंप्यूटेड वैल्यू है, ये देखिए
वहां पे अरे में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक्सटेंड के अंदर देखो ये NaN है और यहाँ पे 18 है, ये NaN है, यहाँ पे 32 है, ये NaN है, यहाँ पे 24 है। मतलब हम लोगों ने ये जो पुराना वाला जो मेरा एज था उसमें हम लोगों ने एज इंप्यूटेड नया यहाँ पे क्या बनाया, कॉलम बनाया। उस कॉलम के अंदर हम लोगों ने NaN वाली वैल्यू 18, 32 और 24 जो आपको यहाँ शो हो रही है, इसको एज ए रैंडमली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब ये टोटल 712 रो में 148 वैल्यू थी जो जिसमें Na था, उसमें हम लोगों ने रैंडम वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, मैं एक बार और इसको रन करूंगा तो आपको एक बार और यहाँ पे वैल्यू चेंज होके दिखाएगी। इस एक्सटेंड को फिर से मैं रन करता हूं। अरे में थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, इतना सारा आपको ब्रैकेट ब्रैकेट में दिख रहा होगा, एक्सटेंड में आपको क्लियर होगा। देखिए NaN मैंने किया, यहाँ 18 आ गया, फिर NaN क्या 32 आ गया। सॉरी ये रन नहीं हुआ था, रन करता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर NaN 18, NaN 32, NaN 24। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ना कंपेयर करते हैं ओरिजिनल एज को और इंप्यूट एज को। और मैं यहाँ पर इसको आपको क्या करता हूँ, आपको एक लेबल के थ्रू, एक हिस्टोग्राम के थ्रू यहाँ पर इसको दिखाता हूं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जो अभी हमने रिप्लेस किया है उसमें और क्या क्या चीजें यहां पर चेंजेस हुई है। कंपेयर करते हैं हम लोग ओरिजिनल एज को और इंप्यूटेड एज को, जो अभी हम लोगों ने रिप्लेस किया हुआ है। तो यहां पे एक डिस्ट प्लॉट कर रहा हूं मैं, देखते हैं इस प्लॉट को शो करके। ये जो वार्निंग आ रही है ना, इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने ना डिस्ट प्लॉट यूज कर रहे हैं और जो मेन डेटा है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो ये वार्निंग को अभी क्या करिए आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, मेन बात ये है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ओरिजिनल इंप्यूटेड है। ठीक है, ये ओरिजिनल एज है, ये जो है हमारी ओरिजिनल एज है। ये जो ब्लू कलर से शो हो रही है, जो ब्लू कलर से शो हो रही है, ये हमारी ओरिजिनल एज है। ठीक है, और ये जो है हमारी जो ऑरेंज कलर से शो हो रही है, ये हमारी इंप्यूटेड है, इंप्यूटेड एज। मतलब मैंने दो कॉलम बनाया था, एक हमारा ओल्ड एज का था जो पहले से एज था, और एक और यहाँ पे कॉलम बनाया जो इंप्यूटेड एज का था। ठीक है, उसमें आप देखिए ग्राफ कितना ज्यादा परफेक्ट बना है। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तब, जब तो आपको थ्योरी बता रहा था कि इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो जब आप इंप्यूटेड वैल्यू कर दोगे, इसका एडवांटेज मैंने आपको बताया था, जब आप इंप्यूटेड वैल्यू कर दोगे तो ये लगभग लगभग ऐसे ही बनेगा। इसीलिए रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन लीनियर, जब हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं, लीनियर रिग्रेशन वगैरह में काम करते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। आपको समझ में आया, क्योंकि उसी डेटा के पूल में से हम लोग रैंडम वैल्यू को यूज करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है वैसे ही बनता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन का। आपको ये चीज मैंने थ्योरी में बताया, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी करके दिखा दिया। अब लोग क्या करते हैं, एक बार और वेरिएंस के थ्रू इसको कंपेयर करके देखते हैं, आपको और चीजें क्लियर होते जाएगी। और ये सब काम हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल डेटा के लिए कर रहे हैं। थोड़ी देर में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग को कैटेगरिकल डेटा के लिए। तो चलो यहाँ पर वेरिएंस के थ्रू भी इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखो यहां पर ओरिजिनल वेरिएबल वेरिएंस कितना आया मेरा, ओरिजिनल वेरिएबल वेरिएंस आया मेरा 204.34। ठीक है, और मेरा इंप्यूटेड वेरिएंस कितना आया, वेरिएंस आफ्टर रैंडम इंप्यूटेशन जब मैंने किया तो वेरिएंस आया मेरा 206.42। ठीक है, तो ये केवल 2% के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस है। इसका ये मतलब है कि रैंडम वैल्यू इंप्यूटेशन करने पे आप देखिए कितना ज्यादा परफेक्ट जो है यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम डिस्ट प्लॉट भी बना और आपका वेरिएंस भी कितना कम आया। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन यूज करते हैं। और ये क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, कैसे हमने रिप्लेस किया वैल्यू को, ये भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली। अब हम लोग वापस से हमारे थ्योरी पे चलते हैं। मैंने आपको ये चीज बताया था न्यूमेरिकल डेटा में भी यूज होता है और कैटेगरिकल डेटा में भी यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर कोडिंग के थ्रू देखते हैं। ये तो आपने समझ गया, आपने ये समझ लिया कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू जो न्यूमेरिकल एज की बात कर रहे थे वो कैसे यहाँ पर रैंडम वैल्यू सेलेक्ट से रिप्लेस हुई। और कभी भी आपकी वो पूल से ही वैल्यू आएगी। मैं बार बार आपको 3 से 4 बार बोल चुका हूँ पूरे क्लास के अंदर, क्योंकि ये कभी भी 16 नहीं आएगी, कहीं पे भी
कहीं पे भी आपकी 17 नहीं आएगी, जो इस पूल के अंदर वैल्यू है उसी रैंडम वैल्यू से रिप्लेस होगी मल्टीपल टाइम, जिससे कि आपका जो ग्राफ है वही डेटा सेट बने, वही प्रिडिक्शन जाए जो बार बार आपको डेटा सेट में आपको मिलनी चाहिए, जिससे कि आपको आउटपुट मशीन लर्निंग मॉडल सही तरीके से। और फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? फीचर इंजीनियरिंग यही होती है कि हम लोग वही डेटा सेट प्रोवाइड करें उस अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, जो डेटा सेट से आपको आपका मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी सही निकले और बहुत ही अच्छा आपका मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्टिव आउटपुट दे पाए। अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरिकल डेटा के लिए। अब कैटेगरिकल डेटा में भी क्या यूज होता है? तो यस डेफिनेटली ये यूज होता है, मैंने आपको बताया। अब इसको हम लोग कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि कैटेगरिकल डेटा में भी ये कैसे होता है, जिसके लिए मैं आपको हाउस जो वाला हमारा डेटा सेट है, हाउस प्राइस वाला जो डेटा सेट है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ पर क्लोज करते हैं और एक और हमारी जुपिटर नोटबुक की फाइल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक और नई फाइल बना लेते हैं और कैटेगरिकल डेटा के लिए इसको जो है यहाँ पर यूज करके देखते हैं। मुझे एक बार जुपिटर नोटबुक फिर से यहाँ पे ओपन करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक और बार जो है कैटेगरिकल डेटा के लिए जुपिटर नोटबुक की फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर कैटेगरिकल डेटा को भी कोड के थ्रू यहाँ पर समझ के देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है फाइल ओपन होने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ना, नोट्स के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी। नाम दे देते हैं, 2 फाइल मिलेगी आज की आपको। न्यूमेरिक डेटा के लिए हम लोगों ने देखा था, अब हम लोग कैटेगरिकल डेटा यहाँ पे डाल देते हैं फाइल का नाम। क्लास के बाद आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि क्लास के बीच में तो मैं डाल नहीं सकता हूँ। आप लोग हमारे टीम को कांटेक्ट करते हो कि फाइल नहीं मिली है, तो थोड़ा सा वेट करा करो, जब हमारी क्लास लाइव एंड हो जाएगी उसके बाद जो है मैं विद इन 1 आवर के अंदर इसको अपडेट कर दिया करूंगा। वीडियो वगैरह सही चल रहा है ना आप लोग का? देखिए हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, रैंडम सैंपल इंप्यूटेशन फॉर कैटेगरिकल डेटा के लिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। लगभग वैसे ही कोडिंग होगी जैसे कि अभी हम लोग ने न्यूमेरिकल डेटा के लिए किया था, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि न्यूमेरिकल के लिए कैसे करते हैं, कैटेगरिकल के लिए कैसे करते हैं। दैट्स व्हाई मैं आज की क्लास में दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं। हमने लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। हम लोग यहाँ पे जाके हमारा जो डेटा सेट है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन सा डेटा सेट यूज कर रहे हैं हम लोग? हाउस प्राइसिंग वाला जो डेटा सेट है, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूज किया है, वो भी डेटा सेट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस डेटा सेट से आप पहले से फेमिलियर हैं। लास्ट क्लास में हमने ये डेटा सेट यूज किया था, जिसपे हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे गराज की क्वालिटी और फायर प्लेस की क्वालिटी दोनों को यहाँ पे देखा था और सेल प्राइस देखा था। वही तीनों वेरिएबल कॉलम को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं। देखिए हम लोगों ने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया है। हम लोग हाउस का जो ट्रेनिंग डेटा सेट है हमारा, जो हाउस प्राइसिंग वाला जो डेटा सेट है, उसमें से 3 कॉलम यूज कर रहे हैं, गैरेज क्वालिटी, फायरप्लेस क्वालिटी और सेल प्राइस। आपको पता है इसमें क्या क्या था? टीए था, जीडी था और आपका एक्सीलेंट था, पुअर था। इस तरीके से कुछ 5 पैरामीटर्स बने हुए थे। आपको पता है गैरेज क्वालिटी के अंदर, मैं एक बार आपको df.sample करके दिखा देता हूं। सैंपल पे हम लोग 10 ले लेते हैं। देखिए
जो हमारा जो डेटा सेट है उसमें क्या क्या है, फायर प्लेस, गैरेज क्वालिटी, सेल प्राइस, इसके अंदर टीए है, एफए है और पीए है, पुअर वगैरह, और फायर प्लेस के अंदर बहुत सारी नल वैल्यू है, एनएन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं इस कैटेगरिकल डेटा के डेटा सेट में। आपको डेटा सेट समझ में आ गया कौन सा डेटा सेट यूज कर रहे हैं, हाउस वाले डेटा सेट यूज कर रहे हैं, और इसमें 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, गैरेज क्वालिटी, फायर प्लेस और सेल प्राइस। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहले देखे थे कि कितना मिसिंग वैल्यू इसके अंदर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको भी फ्लो स्किप नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितनी मिसिंग नल वैल्यू है। जस्ट वही है जो लास्ट न्यूमेरिकल डेटा के लिए किए थे। देखो आप यहाँ पर, ये वही है ना जो डेटा सेट पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखे थे। 47.2% है आपके फायर प्लेस के लिए, और आपकी गैरेज क्वालिटी के लिए आपका 5.54 है। ठीक है, सेल प्राइस पे 0% है। तो ये तीनों वेरिएबल में 47% नल वैल्यू है आपकी फायर प्लेस में, और 5% नल वैल्यू आपकी गैरेज क्वालिटी के अंदर। ये हम लोगों ने चेक कर लिया। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी यही डेटा सेट और यही वेरिएबल पे काम किया, तो आपको ये भी चीज क्लियर होगी। अब हम लोग वैसे ही जैसे भी न्यूमेरिकल डेटा के लिए किए थे, एक्स और वाई को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, और मैं यहाँ पर एक्स और वाई में जो सेल प्राइस है उसको यहाँ पे डाल के, जैसे वहां सर्वाइव हम लोग डाले थे न्यूमेरिकल डेटा में, वैसे ही कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, डेटा डीएफ आएगा। हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। मैं जाकर यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है नोट्स में, आप देख लीजिएगा। ये जो डेटा है ना, इसकी जगह यहाँ पे डीएफ आएगा, यहाँ पे डीएफ आएगा। क्यों डीएफ आएगा? क्योंकि मैंने ऊपर में शायद यहाँ पर डेटा लेना था मुझे, यहाँ पे डेटा की जगह मैं यहाँ पे डीएफ यूज किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, इसको काट के यहाँ पर डीएफ कर लेना, ये डीएफ कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये मैंने कोड में अभी करेक्शन किया है, नोट्स में भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये डीएफ डॉट सेल प्राइस मैंने यहाँ पे डाला है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, X10 और Y10 को यहाँ पे कर लेता हूँ, और वही काम कर रहे हैं हम लोग जो पहले किए थे। चेक कर लेते हैं, X10 हमारा यहाँ पे बना है, ये है हमारा X10। देखिए यहाँ पर 1168 रो है, 3 कॉलम है, कई जगह एनए वैल्यू है, और यहाँ पे टीए जो हमारे 5 सेक्शन बने हुए थे ना, कैटेगरी बनी थी गैरेज क्वालिटी में, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में, वो यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। तो चलो अब आगे और कर लेते हैं। वही काम कर रहे हैं हम लोग, न्यू कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस बार न्यू कॉलम क्रिएट किसके लिए कर रहे हैं? गैरेज और फायर प्लेस दोनों के लिए कर रहे हैं। पहले हमने एज वाले में बस काम किया था, क्योंकि वहां पे मिसिंग वैल्यू किस में थी? एज में बस थी। यहाँ पर हम लोग दोनों को ले रहे हैं, 5% के लिए भी ले रहे हैं और आपको 47% के लिए भी ले रहे हैं। दिख रहा है आपको? दोनों कैटेगरिकल डेटा को मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे X10 मैं एक बार गैरेज क्वालिटी के लिए लिखूंगा वाइट, और उसके बाद मैं फायर प्लेस के लिए यहाँ पे लिखूंगा, है ना। तो दोनों कोड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और नया कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नया कॉलम बना लिया है। इसके टोटल सैंपल्स देख लेते हैं हम लोग X10 के अंदर। देखिए, नए कॉलम हमारे बन गए। फायर प्लेस पहले से था, गैरेज क्वालिटी पहले से था, सेल्स प्राइस पहले से था। मैंने 2 नए कॉलम बना लिया है, फायर प्लेस इंप्यूटेड करके बना लिया है एक कॉलम। ये देखिए, ये फायर प्लेस इंप्यूटेड करके बना लिया है। वैसे गैरेज के लिए गैरेज इंप्यूटेड करके बना लिया X10 के अंदर और आपका X टेस्ट के अंदर, दोनों के लिए मैंने ये चीजें बना ली है। तो हमने क्या किया, अभी दोनों यहाँ पे कॉलम बना लिया है। ठीक है, लेकिन कॉलम की वैल्यू अभी सेम है, रिप्लेस नहीं की अभी वैल्यू को। NaN यहाँ पे भी, NaN यहाँ पे भी है, TA यहाँ पे भी, TA यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया है।
अब क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं गैरेज की वैल्यू को और फायरप्लेस वैल्यू को इंप्यूटेड वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक साथ लिख लिया है और एक साथ ही दोनों कोड को यहाँ पे रन कर दिया है ना। तो हेडिंग दे देते हैं पहले, रिप्लेस क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गैरेज की वैल्यू को, गैरेज की वैल्यू और फायरप्लेस की वैल्यू जो पहले से है ना उसमें इंप्यूटेड वैल्यू को अब अभी रिप्लेस कर रहे हैं इस कोड में, अभी जो मैं लिखने वाला कोड हूं उसमें अभी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ ले लिया है, इसलिए कोड बहुत बड़ा दिख रहा है। आप चाहें तो अलग अलग भी इसको जो है रन करा सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक साथ ही कर लेता हूं, अभी थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। और आप लोग ना कोशिश ये करो कि आप लोगों ने यदि पाइथन पढ़ लिया तो कोड को यहाँ पे लिखो, बड़े बड़े कोड है। इशू आ रहा है, 1 मिनट, शायद सही तरीके से यहाँ पे कोड लिखाया नहीं है। एक काम करते हैं, अलग अलग ही कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ना कट करता हूं मैं और स्टार्टिंग से एक बार इसको हम लोग रन करते हुए आते हैं। सारे फाइल्स को हम लोग स्टार्टिंग से एक बार रन करते हुए आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कोड को लिखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग को यहाँ पे जो है फाइल को वापस से रन करना पड़ता है। ये आप सिंटैक्स को सही से लिखेंगे यहाँ पे और रन करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे रन हो गया है, ये केवल वार्निंग आ रही है। इस वार्निंग को अभी के लिए हम लोग जो है ना इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो अभी हम लोगों ने वैल्यू को रिप्लेस किया है, ठीक है, एक्सटेंड वाइट एंड में, उसमें हम लोग ना रिव्यू करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी से ये ओरिजिनल और इंप्यूटेड वैल्यू चेंज हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कोड में चेंज है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले न्यूमेरिकल डेटा में जो अभी हम लोग यूज किए थे ना, उसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो हो गया था। यहाँ पे मैं कॉन्केट यूज करूंगा, यहाँ पर मैं काम वही हो रहा है, बस क्या चेंजेस हो रहा है ये बता दूं मैं आपको। देखिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर में जो हमारी रिप्लेस, जो हमारी गैरेज वैल्यू और फायरप्लेस वैल्यू थी, देखिए यहां पे ये जो फायरप्लेस और गैरेज वैल्यू थी ना, इसको हम लोगों को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, वैल्यू से अभी हमने 2 कॉलम बस नए बनाए थे, मैंने यहां पर रिप्लेस कर लिया वैल्यू को फायरप्लेस और आपकी गैरेज प्लेस की वैल्यू को इंप्यूटेड वैल्यू से। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको ना रिव्यू कर रहा हूं और हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या ओरिजिनल और इंप्यूटेड वैल्यू में क्या चेंजेस आए। देखिए ये दिखा रहा है आपको, मैं कॉन्केट यूज किया हूं। आपको पता होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था गैरेज वैल्यू के अंदर क्या था आपका, ये गैरेज वैल्यू के लिए हम लोग किए हैं 5 तरीके की आपको कैटेगरी थी। टीए था, एफए था, एफए मतलब फाइन हो सकता है, गुड हो सकता है, पुअर हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है। ये आपका ओरिजिनल था और ये आपका इंप्यूटेड था। इसमें क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है, देखिए कितना कम आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल आ रहा है, 0.9515, 0.952, 0.3, लगभग लगभग वही आ रहा है ना, बहुत कम चेंजेस है, एकदम नॉर्मल माइनर का चेंजेस है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो गैरेज वाला आपका वैल्यू था, यहां पर आपका जो परसेंटेज था वो कितना अच्छा था, कितना कम था, 5% था ये बस। ठीक है, तो इस तरीके के कैटेगरिकल डेटा में ये बिल्कुल काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए यहां पर कितना कम फ्रीक्वेंसी चेंजेस हुआ ओरिजिनल में और इंप्यूटेड में। जब मैं रिप्लेस किया तो जो मेरा ओरिजिनल इंप्यूटेशन था वो 0.95 था और नया इंप्यूटेशन था वो 0.95 था, दोनों एकदम एग्जैक्ट था। और कभी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, मशीन लर्निंग के किसी भी टॉपिक को ऐसे ही समझा जाता है,
थ्योरी के थ्रू कभी भी समझोगे आप तो बिल्कुल भी आपको हर चीज जो है याद नहीं रख पाओगे। चलो समझ भी जाओगे तो याद नहीं रख पाओगे। तो हर चीज को आप कोड के थ्रू इसी तरीके से पहले थ्योरी में समझो, फिर कोड में समझो, और इस तरीके से मशीन लर्निंग के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलो। लास्ट में आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना पाओगे, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए जाओगे। तो ये चीज क्लियर हो गया यहां तक आपको। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना और फ्रीक्वेंसी को रिव्यू करते हैं, किसकी? फायरप्लेस वाली की। अभी मैंने गैरेज वाला करके दिखाया 5% वाले डेटा के लिए। अभी फायरप्लेस वाले में देखते हैं जिसमें 47% है। यहां पे क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में। ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था, दैट्स वाई ये डेटा सेट को मैंने यूज किया, और बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ भी आएगा, आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख भी पाओगे। बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना चेंजेस आया। ओरिजिनल के अंदर 0.49 और इंप्यूटेड के अंदर 0.39। यहां पर फिर देखिए 0.14, यहां पे 0.33। तो यहां पे बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 5% वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ये 47% वाला था। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी में कितना ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आया जब वैल्यू इंप्यूटेड हुई तब, ठीक है। अब इसी को कंपेयर करते हैं हम लोग आपके फायरप्लेस को बिफोर इंप्यूटेशन में, ठीक है। तो इसका भी हेडिंग में दे देता हूं। यहाँ पे काम हो गया हमारा, हमने रिप्लेस कर लिया हमारे कैटेगरिकल डेटा को। जैसे टीए वाला जीडी वाला सेक्शन था फायरप्लेस के लिए, और एक बार यहाँ पर आपने को मेरे को अभी फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी एक्चुअल में कितना ज्यादा चेंजेस आया। गैरेज में 5% वाला था तो वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं आया, लेकिन फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा चेंजेस था। तो यहाँ पर कितना चेंजेस आया, अब देखिए फ्रीक्वेंसी वाला जो सेक्शन है इसको मैं आपको कंपेयर करके रन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ओके, सिंटैक्स एरर है। ये देखिए कितना ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी वाले में। देखिए एक आपका यहां बन रहा है, टीए होगा ये, एक मिनट, डिस्ट प्लॉट। एक आपका यहां बन रहा है, एक आपका यहां बन रहा है, एक आपका यहां बन रहा है, एक ए बन रहा है, और इसका वेवलेंथ तो एकदम अलग है, ठीक है। तो जब 47% है और जब इतना ज्यादा चेंजेस है यहां पर, तो ये कितना ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से बन रहा है। आपने यहां पर देखा इस चीज को, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि 5% वाला जो सेक्शन मैंने बताया था कि कितना होना चाहिए, 5% के आसपास रहेगा तो आप यहाँ पर मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, है ना। चलो एक बार और मैं यहाँ पे कंपेयर करके बता देता हूं। आफ्टर इंप्यूटेशन पे फायरप्लेस वाले में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आया है यहाँ पर। तो एक बार हम लोग आफ्टर इंप्यूटेशन वाला देख लेते हैं। ये बिफोर इंप्यूटेशन था, आफ्टर इंप्यूटेशन में देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। देखिए आफ्टर इंप्यूटेशन में ये थोड़ा सा सेट हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल में यूज कर लें डायरेक्ट। यहां पर आया है, ये यहां पर आया, मतलब एक यहां पर एक्सेस में आ चुका है ये यहां पर देखिए इस एक्सेस में पूरा एक साथ आ चुका है। लेकिन ऊपर में आप देखेंगे बिफोर में क्या था, यहां पर इस तरीके से था, ठीक है। थोड़ा सा इसकी जो वेव लेंथ है ये तो बिल्कुल लगभग उसी के बराबर है, ये थोड़ा सा नीचे आई है ना। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आई है, और ये लगभग थोड़ा सा उसी के आसपास है, और ये जो रेड वाली जो है वो लगभग यहाँ पे आई है। तो रैंडम जब हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 47% में भी, तो वो काम कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको लिया नहीं जाता है। 5% वाले पे डेफिनेटली हम लोग उसको यूज करेंगे। मेरे को आपको केवल यहाँ पर शो करके बताना था। तो अभी एक बार मैं कंक्लूड करता हूं आज की क्लास को, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने काफी डिटेल में सारी चीजें देख ली है, और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे ये भी मैं कंक्लूड कर देता हूं आपको। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। फीचर इंजीनियरिंग में हम लोग अभी जो है पहला फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन वाला सेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं। इस मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं अभी, ये पढ़ा रहा हूं यहां पर इंप्यूट वैल्यू के अंदर यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल देख लिया, रिमूव देख लिया। हम लोग रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन को आज समझ गए। रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन दोनों के लिए यूज होता है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए, कैटेगरिकल डेटा के लिए। दोनों मैंने आपको करके दिखाया। न्यूमेरिकल डेटा का मैंने टाइटैनिक के साथ किया है, और कैटेगरिकल डेटा का अभी मैंने आपको आपका हाउस प्राइस के साथ जो है उस डेटा सेट के साथ यहां पर आपको करके दिखाया। रैंडम सैंपलिंग इंप्यूटेशन को आप समझ गए, और कि रैंडम कैसे हम लोग सैंपलिंग करते हैं इंप्यूटेशन के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्लास है
उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मिसिंग इंडिकेटर क्या होता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट वैल्यू क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें केएनएन इंप्यूटर और इंटीग्रेटिव इंप्यूटर को यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा मिसिंग वाला इंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज हम लोग जो हमारे डे नंबर 12 में हम लोगों ने डेटा स्टोरी टेलिंग को यहाँ पे लेफ्ट कर दिया था, मतलब कि उसकी जगह हमने कुछ और टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे डेटा स्टोरी टेलिंग में डे नंबर 13 में आज को जो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लास उसको एंड करते हैं, और हमारी डेटा स्टोरी टेलिंग का जो सेक्शन है, क्यूरियस डेटा माइंड वाला जो सेक्शन है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि डेटा साइंस और एआई इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में कितना ज्यादा फायदा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, आज के इस क्लास में जो हम लोग सेक्शन को कवर करने वाले हैं उसके लिए ये दोनों ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, और हम लोग ये थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर डेटा साइंस और एआई का कितना ज्यादा एडवांटेज है, जिसके कारण हमारी इंडिया की या फिर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इंडस्ट्री कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर अपना जो है आउटपुट दे पा रही है। तो मैं यहाँ पर जाकर दोनों ब्लॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। पहला नंबर ब्लॉक है, दूसरा नंबर ब्लॉक है, तो इसे क्लिक कर लेते हैं। ये सब ब्लॉग्स के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही ब्लॉग्स हमारे ओपन हो गए। एक बार कमेंट बॉक्स में देख लेता हूँ, मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं? डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 12 तक किसने अभी तक यहाँ तक पूरे लेक्चर देख लिया है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स से बताओ। और देखो यार, टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप डे नंबर 1 से पूरे मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर दोगे अपने टॉपिक को, और सोचोगे कि केवल और केवल 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद मैं मशीन लर्निंग के पूरे फाउंडेशन पार्ट को समझ जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल और केवल 30 सेकेंड्स के अंदर कोई रील देख के या छोटे मोटे वीडियोस देख के कोई भी मशीन लर्निंग को यहाँ पर कमांड लेके नहीं आ सकता है। एटलीस्ट इतना तो नहीं ला सकता है कि वो कोई प्लेसमेंट को क्रैक कर पाए। तो आपको पूरे पेशेंस के साथ डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 30 तक के पूरे वीडियोस देख लेने हैं मेरे मशीन लर्निंग के, जिससे कि आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को पूरे फंडामेंटल्स में क्लियर करते हुए चलूं, कि जब हम लोग लास्ट में मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह बनाए, एडवांस टॉपिक पढ़े, इनफैक्ट 30 डेज नहीं, 30 डेज के बाद भी जो मैं वीडियोस डालते रहूं आप लोगों के लिए, 31, 32, 33 जो भी वीडियोस डालते रहूं इस प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें हर चीज आपको एडवांस टॉपिक भी समझ में आए। वो तभी समझ में आएगा जब आप पूरा फाउंडेशन से डे 0 से डे नंबर 13, 14, 15 जो भी आगे के जो डे आने वाले हैं, पूरा पेशेंसफुली यहाँ पर क्लास को फॉलो करो। हाँ, आज की क्लास में थोड़ा सा एनर्जी हो सकता है कि आप लोग को लगी होगी लो है, बिकॉज आज की क्लास में कैंसिल करने वाला था कोल्ड और फीवर के कारण, लेकिन फिर भी मुझे लगा प्रीमियर डल गया तो क्लास ले लेनी चाहिए। तो इस तरीके की क्लास कोशिश यही रहती है कि लाइव में जाकर आपको पढ़ाया जाए और लाइव में आपको अच्छे तरीके से आपसे 2 वे कम्युनिकेट किया जाए। तो आप लोग के जो डाउट्स है वो मैं देख लेता हूं यहाँ पर। किसी को यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड डाउट है? ठीक है, अब देखो लीनियर रिग्रेशन जो अभी मैंने आपको बताया ना, उसमें केवल अभी के टॉपिक में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें लीनियर एल्गोरिथम जो हम लोग बनाते हैं उसमें ये टेक्निक यूज नहीं होती, ये मैंने आपको बताया। इसका ये मतलब नहीं कि आगे चलकर हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन बताया। लीनियर रिग्रेशन के बारे में आगे के मॉडल्स जो अभी मैं बनाऊंगा उसमें कंप्लीट हम लोग डेडिकेटेड टॉपिक रखेंगे, डेडिकेटेड डे रखेंगे, हम लोग उसको वहां पर समझेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सर क्लासेस थोड़ा सा फास्ट मिले, जल्दी मिले। डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा लास्ट प्रीवियस डे में मुझे मैनेजमेंट का भी काम देखना था, दैट्स वाई क्लासेस थोड़ी सी यहाँ पे डिले हुई है, लेकिन अब क्लासेस आपको और थोड़ा फास्ट देने की कोशिश करूंगा। यदि रिकॉर्ड करके डालना होता तो मैं कब से आपको एक प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देता। मेरी कोशिश है कि आप लोग के साथ मैं यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेट करके लाइव आपको यहाँ पे कोडिंग के साथ पढ़ाऊं। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो है हम लोग सिस्टमेटिक चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, लेकिन सब चीज यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। और क्लास हमारी हो गई है। आज की जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है हम लोग डेटा स्टोरी टेलिंग को डिस्कस कर लेते हैं विद इन 10-15 मिनट्स और आज की क्लास को एंड करते हैं। देखिए जो हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री है इसमें जो हमारे ब्लॉग है इसको मैं ओपन करता हूं। अब यहाँ पर आपके पास इस ब्लॉग में ना टोटल यहाँ पे जो आपके ये जो ब्लॉग है इसमें टोटल आपके पास 12 रियल लाइफ यूज केसेस हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारी एआई और फीचर इंजीनियरिंग जो है उसमें कितना ज्यादा यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री में इसका फायदा मिल रहा है। देखो
सबसे पहले रिकमेंडेशन इंजन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे नेटफ्लिक्स की बात करूं, ठीक है, हम आपको याद होगा नेटफ्लिक्स में आप जब नेटफ्लिक्स यूज करते होगे या अमेजॉन यूज करते होगे या फिर मान लीजिए कोई भी XYZ OTT प्लेटफॉर्म यूज करते होगे या यूट्यूब भी यूज करते हो, ठीक है, यूट्यूब में भी रिकमेंडेशन इंजन मॉडल काम करता है। हम कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है, देखिए नेटफ्लिक्स में भी ये यूज होता है। यूट्यूब की बात कर लें या OTT की बात कर लें, OTT प्लेटफॉर्म में हमको क्या होता है, एक रिकमेंडेशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा कोई वीडियो देखता हूं डेटा साइंस से रिलेटेड, तो मुझे डेटा साइंस से रिलेटेड नीचे सजेशन आ जाते हैं, रिकमेंडेशंस आ जाते हैं कि ये वीडियो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक को आप पसंद करते हैं। आप सॉन्ग सुनते हैं तो आप जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का सॉन्ग सुनते हैं, पर्टिकुलर किसी सिंगर का सॉन्ग सुनते हैं, तो रिकमेंडेशन में आपको वो सॉन्ग की प्लेलिस्ट भी रिकमेंड करने लगती है, राइट। ये होता है रिकमेंडेशन इंजन। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री में एज ए बिजनेस, वो तो एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन था, ट्रैवल में आपको रिकमेंडेड होटल्स भी आपको यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जब आप कोई सर्च करते हो, ठीक है, जब आप फ्लाइट सर्च करते हो जाके कहीं पे भी किसी पोर्टल में, तो आपको आपके चाहे आप अमेजॉन खोलो चाहे आप यूट्यूब खोलो, वहां पर आपको जो ऐड दिखाना होता है ना, वो होटल्स का ऐड दिखाता है। और पर्टिकुलर जो आप डेस्टिनेशन, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से बैंगलोर का फ्लाइट सर्च करता हूं, आप लोग भी सर्च करते हैं, तो मैं हमेशा मुझे बैंगलोर की होटल्स दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो मेरा रिकमेंडेशन मॉडल क्या वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। आपने सर्च किया किसी और एप्लीकेशन में, लेकिन आपको जो ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाएगी वो कहां पे हो जाएगी, कोई भी जगह पे आप जाओगे, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट यूज करोगे तो आपको ऐड दिखाना चालू हो जाएगी। आप मान लीजिए यूट्यूब देखोगे तो आपको उस होटल की, उस पर्टिकुलर जगह की आपको ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा की पूरा मशीन लर्निंग मॉडल है, ये इसी रिकमेंडेशन इंजन मॉडल पे काम करता है। इस पे आप प्रोजेक्ट जरूर से बनाइए। जब भी आप मेरे पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को डालेंगे तो मैं कोशिश भी करूंगा आगे चलकर आपको इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड कर पाऊं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अपने डेस्टिनेशन को प्रीवियस सर्च के अकॉर्डिंग यहां पर मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू यहां पर देख पाते हो, जो आपका रियल टाइम एग्जांपल है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। दूसरा प्राइस फोरकास्टिंग, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है प्राइस फोरकास्टिंग का, जिसमें आप क्या करते हो, फ्लाइट का फेयर और होटल के प्राइस को, जैसे आप देखते हो ये जो ग्राफ बना है ना आपका 7 डेज के अंदर आपको कितना यहाँ पर प्राइस एनालिसिस हुआ है आपके फ्लाइट का, ये आपको यहाँ पे फोरकास्टिंग मॉडल दिखाता है। और आगे का क्या आपका प्रिडिक्टिव मॉडल होगा वो भी आपको दिखाता है। ये फोरकास्टिंग मॉडल के थ्रू यहाँ पे ये काम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइस प्रिडिक्टर बोलते हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग एग्जाम्पल में ये चीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। उसके अलावा आप यहां पर देखो, आपको यहां पर शो हो रहा है आपका हॉपर फेयर फोरकास्टिंग, जो ऐप में यूज होता है आज की डेट में। जैसे आप यहां पर देखते हो कि कौन से सीट्स यहां पे भर गई है, कौन सी सीट्स यहां पर अभी भरने वाली है, किसकी यहां पर प्राइस अप होने वाली है। आप देखिए फरवरी का मंथ दिख रहा है आपका, ठीक है, ये आपका जनवरी का मंथ दिख रहा है, आपको यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड इतनी प्राइस होने वाली फरवरी की, इतनी प्राइस आपको यहाँ पे दिखाने वाली, जिससे कि जो आपका यूजर है, जो आपका कस्टमर है, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले से अपनी जो प्राइस की जो लिस्टिंग है उसको यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू समझ सकता है और अपने ट्रैवल प्लान को बना सकता है। वैसे ही आपके पास एक इंटेलिजेंट ट्रैवल असिस्टेंस के लिए भी ये यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको कोई सर्च करना है फ्लाइट वगैरह, तो आपको पहले से वहां पर रिकमेंडेशन सर्च इंजन मिल जाता है, ठीक है। वैसे यहां पर चैट में भी यूज होता है हमारा AI फ्लाइट और होटल के लिए। जैसे हम लोग असिस्टेंस लेना चाहते हैं कि मुझे कहीं पे जाना है और हम लोग सर्च करते हैं फ्लाइट में, तो आपका AI का जो चैट बॉट है वो आपको यहां पर हेल्प कर देता है। आप देखिए एक ही इंडस्ट्री है लेकिन कितने सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स यहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में जब आप लोग यहाँ पर एज ए बैकएंड पे काम करते हो उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। वैसे आपका कस्टमर सपोर्ट में 30 सेकंड के अंदर आपको वो कॉल आ जाता है, वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू आता है कि आपने कोई फील्ड डाला और वो कंपनी के आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको तुरंत कॉल कर लें। इस तरीके की यहाँ पे कई सारी केस स्टडीज है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 12 से ज्यादा तो यहीं पे ये मेंशन है। वैसे आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ इंडिया के अंदर का, जैसे इस ब्लॉक में आप देख रहे हो। अब ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अब आप देख रहे हो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा डेटा साइंस यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, आपके बिजनेस मॉडल के लिए। साथ ही साथ ये ट्रैवल इंडस्ट्री ना इतनी अच्छी है कि आपको, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आपको यहाँ पे, ठीक है, हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो इंडिया की या ग्लोबल में यदि आपको काम करना है तो आप ट्रैवल को प्रमोट करो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी हमारा जो रीजनल प्लेस है अयोध्या है,
या फिर हम लोग और भी टूरिज्म प्लेस की बात करें, गोवा की बात करें, ठीक है, यदि हम लोग हिमाचल में बात करें, मनाली की बात करें, ठीक है, इस तरीके के कुछ टूरिज्म जगह है। और कुछ जगह होते हैं जैसे इंडिया के अंदर वृंदावन हो गया, ठीक है, इंडिया के अंदर अयोध्या हो गया, दरगाह में अजमेर शरीफ हो गया, ठीक है, इस तरीके के टूरिज्म जगह। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कहाँ की रीच है, कहां पे सबसे ज्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री पे रेवेन्यू आता है? तो आप लोग के मन में यदि आ रहा है गोवा, मनाली, ठीक है, राजस्थान, इस तरीके का जगह आ रहा है जहां पे कोई डेस्टिनेशन तरीके से कोई आपको नेचर जगह मिलती है जो टूरिज्म में, तो वहां से ज्यादा रेवेन्यू टूरिज्म का रीजनल प्लेसेस में, अयोध्या में आपका अभी लास्ट ये जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो आपका ये जो आर्टिकल है ये आपको बता रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 1,50,000 से 2 लाख जॉब्स मिलने वाले अयोध्या के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी जो टूरिज्म साइट्स है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊं ओयो की, ठीक है, इंडिया की, उसमें भी यदि हम लोग देखें तो उनके जो फाउंडर हैं उनका भी यही कहना है कि हमारा जो मेनली रेवेन्यू जो होता है जनरेट होता है, हमारा जो मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है वो रीजनल प्लेसेस से होता है, जहां पर थोड़ा सा वृंदावन से, जस्ट लाइक अयोध्या से, अजमेर से, जहां पर लोग जो है दर्शन करने के लिए या इस तरीके से अपनी आस्था लेके जाते हैं, ना कि उस तरीके से जहां पर गोवा या बाकी जगह से होता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर, मैं केवल अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, है ना, इंडिया के अंदर ये चीज कैसे पता चला? ये चीज पता चला डेटा एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। जब तक उस डेटा को एनालिसिस नहीं करते कि सबसे ज्यादा बुक कहां सीट हुई है, सबसे ज्यादा होटल्स की बुकिंग कहां पे हो रही है, सबसे ज्यादा ओयो में सबसे ज्यादा जो हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो कहां से जनरेट हो रहा है, वो ये सब चीज पता चलता है हमारे डेटा एनालिसिस से। और वहां के जो सीईओ हैं उनका भी यही कहना है, अवर डेटा एनालिसिस यूज नेचुरली कंसिस्ट एंड इंटोवेटिव टूल्स वी डिराइव डीप, के उनकी स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर को वो लोग समझते हैं, उसके इनसाइट्स को समझते हैं। तो आपको यदि लगता है कि कोई कंपनी केवल उस तरीके से चल रही कि उसने एप्लीकेशन और मोबाइल बना दिया है, तो बिल्कुल भी गलत लगता है। आपको ये पूरी केस स्टडी, यदि मैं केस स्टडी को पूरा डिस्कस करूं ओयो के और पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्कस करूं, तो लगभग मुझे यहाँ पे 1 घंटा और देना पड़ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि हमारे ये आपको पूरी कंप्लीट केस स्टडी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई है अपने प्रीमियम डेटा एनालिसिस कोर्सेज के लिए, जहां पर हम लोग ओयो के पूरे इसी प्रिडिक्टिव मॉडल में लगभग 4 घंटे का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें मशीन लर्निंग को यूज करके रियल टाइम में देखते हैं कि उसका डेटा सेट में क्या क्या चीजें से चेंजेस हो रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जनवरी 2020 का डेटा है जिसमें ओयो की लगभग 43,000 प्रॉपर्टी हम लोग उसमें यूज करते हैं, 10 लाख लगभग मिलियन यहाँ पे 80 सिटीज का डेटा यूज करते हैं उस रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग, ठीक है, और 80 कंट्री का यहाँ पे डेटा हम लोग यूज करते हैं, जिसमें इंडिया, मलेशिया, नेपाल का पूरा उनका बिजनेस होता है। एरिया हम लोग यहाँ पर लगभग 41,052 करोड़ का यहाँ पर एरिया लगभग जनरेट मतलब यूज करते हैं उस डेटा सेट के अंदर। और वहां से हम लोग ये कंप्लीट बिजनेस मॉडल का जो कैनवास है उसको यहाँ पर समझते हैं कि कस्टमर सेगमेंट्स कैसे होंगे, इसकी वैल्यू प्रीपोजिशंस कैसे निकलेगी, इसके की एक्टिविटी एरियाज कैसे निकलेंगे, इस डेटा सेट में से हम लोग कितने सारे प्रिडिक्टिव मॉडल बना पाएंगे, कितने सारे लीनियर रिग्रेशन यूज कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग करते हैं। जब आप मशीन लर्निंग पूरा पढ़ लोगे तो इस प्रोजेक्ट को जब आप देखोगे तो काफी आपको यहां पर जो है हेल्प होने वाला है। और इसमें हम लोग मैच भी करते हैं कि जो रियल टाइम डेटा है ओयो ऐप का फाइनेंशियल ईयर में कितना यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, कितनी बुकिंग टाइम यहाँ पे हुई है। देखिए आप देखिए सुबह शाम के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पर 11 बजे से 1 बजे के बीच कितने यहाँ पर बुकिंग हुई है, इवनिंग टाइम में कितनी बुकिंग हुई है, ठीक है, कितने यहाँ पर बुकिंग यहाँ पर ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग हुई है। बहुत सारे डेटा इंसाइट्स निकालने होते हैं इस पूरे के पूरे आपके डेटा सेट के अंदर। और वैसे ही आप देखिए ये ओयो की रिपोर्ट है जो अभी मैं आपको बता रहा था, वाराणसी ईस्ट में, शिरडी वेस्ट में, अमृतसर आपका नॉर्थ में और आपका तिरुपति साउथ में इंडिया के टॉप स्पिरिचुअल ट्रैवल डेस्टिनेशन है ओयो ने यहाँ पर अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है। 2022 की रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर ये चीज बताई गई है, ओयो में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी बुकिंग हुई है। तो ये आपको पता ही नहीं चलता और पूरी मार्केटिंग आप करते रहते गोवा की, मनाली की, तो आपको यहाँ पर आपके बिजनेस में वो आउटपुट नहीं मिल पाता। डेटा इतना ज्यादा जरूरी है और उस डेटा एनालिटिक्स भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि एनालिसिस करके आपको प्रॉब्लम पता चलेगी और उसके पीछे उस प्रॉब्लम में आपको
कैसे उसको फाइंड करना है, उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को, आपकी बिजनेस और ग्रोथ करे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके डेटा साइंटिस्ट। और डेटा साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा आपको स्किल सेट सीखना है क्या, मशीन लर्निंग का। दैट्स वाई हर क्लास में मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डेटा स्टोरी टेलिंग का सेक्शन, जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती रही, आपको इंटरेस्ट बना रहे कि आप 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग को क्यों पढ़ रहे हो। और इतना ज्यादा हम लोग कोडिंग लिखते लिखते थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, जब कोडिंग लिखते हैं इतना पेशेंस नहीं होता है। हर क्लास के एंड में हमको पता चलते रहे कि कहां कहां पर जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो रियल टाइम में यूज होने वाली है, जहां पर कंपनी में जाकर हमको काम करना होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पेशेंसफुली यहाँ तक उस कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, कोई चेंजेस करना है तो भी मुझे सजेशन आपके यहाँ पे जो है आपका हमेशा वेलकम है कमेंट बॉक्स में। आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट में एप्लीकेशन में सारे के सारे ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको क्लास के एंड में, ये नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। गिटहब में मैं क्लास के बाद आपको जो डेटा सेट जो आज की क्लास में जो यूज किया वो भी मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डे में, डे नंबर 14 में। तब तक के लिए आप बने रहिए द स्किल के साथ। थैंक यू वेरी मच।